बच्चों पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कूलॉम नियम के सदिश निरूपण की, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलॉम नियम की सीमाएं तथा परावैद्युतांक की। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कूलॉम नियम की सीमाएं क्या हैं, कूलॉम नियम कहाँ तक अप्लाई होता है, कहाँ पर आकर के ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ ये काम नहीं करता है। तो देखो कूलॉम नियम की सीमाएं, कूलॉम नियम की सीमाएं कह सकते हो या आप कह सकते हो शर्त कह सकते हो। अब देखो क्या क्या सीमाएं हैं। नंबर 1, पहली बात तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी। परिभाषा में क्या बताया था, जो मैंने परिभाषा बताई थी उसमें क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणीय गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैंने वहाँ दो शब्द लगाए, दो स्थिर बिंदुवत आवेश। तो पहली सीमा तो क्या हो गई, स्थिर बिंदुवत आवेश होने चाहिए। तो नंबर 1, आवेश कैसे होने चाहिए, आवेश स्थिर व बिंदुवत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बिंदुवत। इसका मतलब क्या हो गया, बिंदुवत होने का मतलब हो गया कि आवेश का परिमाण बहुत कम होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या हो गई कि आवेश स्थिर और कैसे होने चाहिए, बिंदुवत होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त क्या है कि यदि हम किसी आवेशित वस्तुओं को बहुत नज़दीक लेके आते हैं या दोनों आवेशों कहाँ लेके आते हैं, बहुत नज़दीक लेके आते हैं, वो नज़दीकता कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से यदि अधिक है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि से यदि अधिक है तब तो कूलॉम नियम लागू होगा, यदि इससे कम है तो कूलॉम नियम लागू नहीं होगा। इसका कारण क्या है, देखो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, ये किसकी त्रिज्या है, नाभिक की। किसकी त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या। अगर बात करें परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। ये किसकी त्रिज्या है, परमाणु की, परमाणु की त्रिज्या। अब बताओ कोई वस्तु या पदार्थ आवेशित है, इसका मतलब या तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो उसके परमाणु ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, जब परमाणु त्यागेगा तो जब हम आवेशित वस्तुओं जब पास पास लेके आएंगे तो उनके परमाणु भी क्या आएंगे, पास पास आएंगे। तो पास पास आएंगे तो यदि दूरी 10⁻15 मीटर से कम हो जाए उनकी, इसका मतलब उन दोनों के नाभिक कहाँ आ गए, पास पास आ गए, क्योंकि नाभिकों की त्रिज्या कितनी है, 10⁻15 मीटर। जब नाभिक पास पास आ गए तो वहाँ विद्युत बल के अलावा, जब नाभिक पास पास आ गए तो वहाँ विद्युत बल के अलावा एक अन्य बल और कार्य करेगा। वो कौन सा है, नाभिकीय बल। और आप पढ़ चुके हो कि जो नाभिकीय बल होता है, नाभिक पास पास आएंगे तो प्रबल नाभिकीय बल कार्य करेगा, जो प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, या जिस प्रकृति में लगने वाले जो बल है ना उसमें सबसे जो प्रबलतम बल है तो वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। अब देखो तो इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में कौन सा बल कार्य करेगा, नाभिकीय बल कार्य करेगा। अब एक बात बताओ, दुनिया का सबसे प्रबल बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। और जब वो दुनिया का सबसे प्रबल बल है तो वहाँ ये कौन सा बल है, कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल। तो वहाँ कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल की क्या औकात। तो हमारी समझ में क्या आया, जब हम किसी आवेशित वस्तु को या आवेशित परमाणु को हम कितने पास पास लेके आएँ, 10⁻15 मीटर की कोटि के से बहुत कम लेके आएँ, या 10⁻15 मीटर की कोटि से यदि कम दूरी पर लेके आया जाए उन्हें, तो हाँ ये बल तो कार्य करेगा ही करेगा। कौन सा, स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रबल नाभिकीय बल भी कार्य करेगा, जो दुनिया का सबसे प्रबलतम बल है। अब एक बात बताओ, जहाँ दुनिया का सबसे प्रबलतम बल आ गया तो ये जो स्थिर वैद्युत बल है उसकी क्या औकात, औकात का मतलब समझ रहे हो,
उसके सापेक्ष ये बहुत नगण्य होगा, तुच्छ होगा, इसलिए हम इसकी क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। तो हम वहाँ कह सकते हैं कि वो यहाँ 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से कम, इससे कम दूरी के लिए स्थिर वैद्युत बल या कूलम बल लागू नहीं होता है। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों आवेशों के साथ होना चाहिए, आवेश स्थिर व बिंदुवत होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि जो आवेशों के मध्य की दूरी है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी से यदि कम दूरी है तो वहाँ प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, जिसके सापेक्ष स्थिर वैद्युत बल या कूलम बल नगण्य होता है। अतः यहाँ सेकंड कंडीशन ही हो गई। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसे कुछ अलग महत्वपूर्ण तथ्यों की बात और कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से संबंधित कूलम नियम से संबंधित बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि सर्वाधिक कूलम बल कहाँ लगता है। अगर बात करें माध्यम की, सबसे ज़्यादा कूलम बल किस माध्यम में लगता है, तो वो लगता है आपका किस में, बताओ किस। कूलम नियम से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनको आप नोट लगा के लिख लेना। देखो वो बातें क्या हैं। नंबर 1, कूलम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसको क्या लगा के लिखना है, नोट लगा के। कूलम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कैसे करता है, आपने एक 11th क्लास में पढ़ा होगा गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल भी क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। तो गुरुत्वीय बल कैसे करता है, Fg ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वीय बल इक्वल क्या हो जाएगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ m1 m2 दो पिंडों का द्रव्यमान है और r स्क्वायर क्या है, यहाँ r क्या है, उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। तो यहाँ ये जो बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। ये जो मध्य की दूरी वो कैसी है, इसके व्युत्क्रम है। बल की दूरी कैसी है, व्युत्क्रम है, और क्या है, वर्ग। तो ये क्या कर रहा है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या कर रहा है, पालन। इसी प्रकार ये कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल या कूलम बल। स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं इसलिए इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा ही कुछ तो आया था। तो यहाँ G की एक K नियतांक हो गया है, M1 M2 की क्या हो गया है, Q1 Q2 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर है। तो जब ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, आपको नोट लगा के पॉइंट लिखना है। नंबर 1 क्या लिखना है कि जो स्थिर वैद्युत बल है या कूलम बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। नंबर 2 बात की जाए कि ये जो कूलम बल है सर्वाधिक किस माध्यम में लगता है, सर्वाधिक किस माध्यम में लगता है। तो सोचो आप, बताओ सर्वाधिक किस माध्यम में लगेगा। तो नंबर 2 देखो, ये जो कूलम बल है सर्वाधिक जो लगता है वो लगता है निर्वात में। किस में लगेगा, निर्वात में। यदि दो स्थिर आवेश कहाँ स्थित हैं, निर्वात में, तो उनके मध्य जो लगने वाला कूलम बल होगा वो सर्वाधिक होगा। कैसा होगा, सर्वाधिक। या आप निर्वात में, उससे कम किस में लगेगा, वायु में। फिर उससे कम किस में लगेगा, कुचालक माध्यम में। निर्वात, या आप दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में तो कैसा होगा, सर्वाधिक। अब इससे कम किस में होगा, कुचालक माध्यम में। किस में होगा, कुचालक में होगा। फिर सबसे कम किस में होगा, या आप ये कहोगे शून्य, बिल्कुल क्या कहोगे, शून्य। किस में होता है, सुचालक माध्यम में। तो ध्यान रखना, ये कूलम बल है वो सुचालक माध्यम में कैसा होता है, इसकी बात करें तो एकदम कैसा होगा, शून्य होगा। किसमें, स्वचालक माध्यम में। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो ये भी क्रम याद रखना है कि सर्वाधिक किस्म होता है निर्वात में। जो स्थिर वैद्युत बल का मान है या कूलम बल का मान है वो सर्वाधिक किस्म होगा निर्वात, या उससे कम वायु, या निर्वात व वायु दोनों को एक साथ कह सकते हो। निर्वात और वायु में, फिर उसके बाद स्वचालक माध्यम में, फिर उसके बाद स्वचालक में। स्वचालक में शून्य होता है। आप कहोगे सर स्वचालक में शून्य क्यों होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो मैं आपसे कह चुका हूँ
कि जो कूलोम बल है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से कम कार्य नहीं करता है, वहाँ कूलोम नियम फेल हो जाता है। जस्ट इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि कूलोम जो नियम है वो कहाँ तक अप्लाई होता है, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से अधिक दूरी के लिए, उससे कम हो गई तो कूलोम बल कार्य नहीं करेगा। जबकि सुचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होता है, अरे आवेश घनत्व कितना होता है, तो ध्यान रखना सुचालक में आवेश घनत्व इनके सापेक्ष कैसा होगा, बहुत अधिक होगा। जो सुचालक में आवेश घनत्व बहुत अधिक है तो उन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी। यहाँ कहानी क्या बन जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर से दूरी कैसी हो जाएगी, कम, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब दूरी इससे कम हो गई, तो कम क्यों हो रही है, क्योंकि सुचालक पदार्थ है, सुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होता है, अर्थात वो बहुत समीप होते हैं। जब समीप होंगे तो उनके मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से कम हो जाएगी। इससे कम हो गई तो कूलम नियम फेल हो गया, तो यहाँ सुचालक में कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये कभी बहुत कम समझ में आती है कि सुचालक माध्यम में शून्य क्यों होता है, तो उसका रीजन यही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो अब बात कर लेते हैं परावैद्युतांक की। तो परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक देखो परावैद्युतांक क्या है कि ये जो बल होता है या परावैद्युतांक को आप व्यक्त करते हो एप्सिलॉन आर से। किसे व्यक्त करते हो, एप्सिलॉन आर से। जो एप्सिलॉन आर होगा वो किसके बराबर होगा, निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा होगा, किसमें, निर्वात में आवेशों के मध्य बल। और आवेश कैसे होंगे, स्थिर आवेश, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर आवेश लिख लो या फिर स्पेस नहीं है, स्थिर आवेशों के मध्य बल, इसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हो, F0 से व्यक्त कर सकते हो, या नीचे लिख लेंगे इसको। अब निर्वात में स्थिर आवेशों के मध्य बल हो गया, और फिर किसी माध्यम में, अभीष्ट माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल। अभीष्ट माध्यम का मतलब हो गया दिया हुआ माध्यम। अरे ये तो निर्वात में हो गया, निर्वात में दो आवेश रखे हैं तो उनके मध्य कितना बल लग रहा है। फिर नीचे रखो कि किसी उन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल कितना लग रहा है। उन्हीं दो आवेशों को कहाँ लेके जाओ, किसी माध्यम में रख दो, जैसे पानी में रख दो, वायु में रख दो, किसी कुचालक पदार्थ में रख दो, किसी मोम में, तेल में, तो किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दो। तो वहाँ अगर इनको रखने पर उनके बल में कुछ परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। जब बल में परिवर्तन आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, माध्यम में आवेशों के मध्य बल। बार बार ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि स्थिर आवेश पड़ी स्थिर वैद्युत की रहे, तो दो स्तरीय आवेश होंगे। तो निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक, जिसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक क्या होता है कि एप्सिलॉन आर, आर मतलब रिलेटिव। देखो इसका मतलब क्या मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल क्या हो जाएगा, F0 अपॉन Fm। F0 का मतलब निर्वात या वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल, ये Fm का मतलब मीडियम हो गया m से, तो माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल हो गया। तो निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु कह सकते हो, निर्वात या वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। इसको आप कैसे भी लिख देना। अब बात आती है कि एप्सिलॉन आर इक्वल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूले से लिखो कूलॉम के नियम से। F0 का क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे लिख लो, एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने केवल F0 का मान रखा है, और मान कहाँ से रखा है,
अरे एफ नॉट क्या है, निर्वात या वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल कूलॉम नियम से क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान मैंने क्या रख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ माध्यम के लिए बल लिखेंगे तो यहाँ अंतर क्या आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ तो निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल ले रहे थे, इसलिए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता ली है। यदि इसको माध्यम में रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि दो आवेश माध्यम में स्थित हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता का उपयोग होगा यहाँ, तो एप्सिलॉन एम का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ चेंजिंग हो जाएगी। अरे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, निर्वात के लिए। यदि माध्यम आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम होगा। के इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट है तो निर्वात के लिए, और के इक्वल माध्यम के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, तो इक्वल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। यहाँ एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसको काट पीट मचा दो इनमें, देखो क्या कट पीट रहा है, फाइनली क्या आ रहा है, ये सब कट पिट गए। यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ 1/एप्सिलॉन एम बचेगा, एप्सिलॉन आर इक्वल क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन एम, ये तो बचेगा। काट पीट लो, इसको आगे लिखो। देन एम्प्लाइज एप्सिलॉन आर इक्वल क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। एप्सिलॉन आर इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हमने कैसे परिभाषित किया है, निर्वात में स्थिर आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में उन्हीं स्थिर आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, जो हम किसे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन आर से। वो अगर इसको ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा जाए तो क्या है, ये क्या आ गया, एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। समझ में आ गया कि नहीं। तो हम परावैद्युतांक को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आगे मैं दो तरीके और बताऊंगा, आगे दो तरीके में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसको 4 तरीके से परिभाषित करते हैं। तो मैं चौथे चैप्टर में आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे, लेकिन फिलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। चौथा चैप्टर पढ़ा दूंगा तो 4 कंसेप्ट क्लियर होंगे, और 4 कंसेप्टों को आप ट्रिक से याद करोगे। तो यहाँ एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। तो फिलहाल आप 2 डेफिनेशन पढ़ रहे हो, आगे चल के 4 पढ़ोगे। तो निर्वात, पहली डेफिनेशन क्या है, यदि परावैद्युतांक की परिभाषा पूछी जाती है तो आप कैसे भी लिख सकते हो। नंबर 1 क्या लिख सकते हो, निर्वात या वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य तथा माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। या आप कह सकते हो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। तो यहाँ तक परावैद्युतांक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम अगले वीडियो में बात करते हैं।